सेक्शन 4 में जो डेफिनेशन दी गई है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन, इसका मतलब पार्टनरशिप जब भी होगी केवल एक रिलेशन से, एक एग्रीमेंट से बनेगी बिटवीन पर्सन्स, दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, हु हैव अग्रीड, जो सहमत हुए हों, कोई दबाव में नहीं कर रहे हों, और सहमत हुए हों टू शेयर द प्रॉफिट्स, यानी कि प्रॉफिट शेयर करने के लिए सहमत हुए हों। अगर किसी पार्टनरशिप में कोई ऐसा प्रोविजन है कि वो प्रॉफिट्स को शेयर नहीं करेंगे तो उसको पार्टनरशिप नहीं कह सकते हैं। ऑफ ए बिजनेस, किसी बिजनेस के लिए होनी चाहिए पार्टनरशिप, बिजनेस के अलावा अन्य किसी चीज के लिए पार्टनरशिप करेंगे तो वो पार्टनरशिप वैलिड नहीं होगी। कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, वो सब मिलकर के भी चला सकते हैं या उनमें से कोई एक चला सकता है सबकी तरफ से। पर्सन्स जो पार्टनरशिप में शामिल होते हैं उन पार्टनर्स को, उन पर्सन्स को हम इंडिविजुअली पार्टनर बोलते हैं, और उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब वो जो संगठन उनका बना है उसके प्रकार को हम फर्म बोलते हैं। तो फर्म ज्वाइंटली जितने भी पार्टनर हैं वो कहलाते हैं, एक एक पार्टनर पार्टनर कहलाता है, और पार्टनरशिप जो होता है वो उनके बीच का रिलेशन होता है। नेक्स्ट इसके बाद है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इसकी कॉमन फीचर्स क्या हैं? मिनिमम पार्टनर 2 होने चाहिए। अब यहाँ पे केवल जो कंसेप्चुअल या महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा है कि कम से कम 2 होने चाहिए, 2 वर्ड कहीं नहीं है, ना कहीं 50 वर्ड है। तो ये आया कहाँ से? ये हमारे लिए हो सकता है विषय, मतलब जानने वाला जो विषय है ये हो सकता है कि मिनिमम 2 कहाँ से आए। तो पार्टनरशिप में हम जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे उसमें डेफिनेशन में आ रहा था कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो पर्सन्स हो गया, इसका मतलब ये नेचुरल हो गया कि 2 या 2 से ज्यादा ही होंगे। और जो मैक्सिमम पार्टनर्स के बारे में बात होती है तो मैक्सिमम कहां से आया? मैक्सिमम पार्टनर्स के बारे में भी पार्टनरशिप एक्ट में कहीं कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जो मिनिमम है ये तो हम पार्टनरशिप एक्ट के अंडर मान लेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में जो डेफिनेशन दी है उससे क्लू मिल जाता है एक, तो ये तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट है। बट दिस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 इज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, कभी हमको लग सकता है कि कंपनीज एक्ट क्यों बताने लग गया कि पार्टनर कितने होने चाहिए। तो कंपनीज एक्ट में ये डायरेक्ट ना होकर के ये इनडायरेक्ट कहा गया है। दरअसल कंपनीज एक्ट में इस बात को लेकर कहा गया है कि अगर कोई भी, क्योंकि आप जानते होंगे कंपनी भी कई लोग मिलकर के व्यवसाय करते हैं वो कंपनी होती है, और कई लोग मिलकर के व्यवसाय करते हैं वो पार्टनरशिप भी होता है। मतलब यहां तक ये बात कॉमन है। अब हम पहचान कैसे करेंगे कि कई लोग लाभ कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं, हम इनको पार्टनरशिप कहें कि कंपनी कहें? वो कंपनी होगी अगर उसका रजिस्ट्रेशन होगा अंडर कंपनीज एक्ट, तो वो कंपनी होगी। अगर उसका कहीं कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर चला रहे हैं बिजनेस, तो वो पार्टनरशिप होगी। ये महत्वपूर्ण बात है, इंटरेस्टिंग। अगर कोई बिजनेस है और वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ लोगों के द्वारा मिलकर के चलाया जा रहा है, तो वो अगर रजिस्टर्ड है अंडर कंपनीज एक्ट तब वो कंपनी कहलाएगा। तो ये ही बेसिक जो है पहचान होती है कंपनी की, रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो पार्टनरशिप कहलाएगी। अब यहाँ पे दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या होती है जो इस मैक्सिमम नंबर से जुड़ी हुई है कि कंपनीज एक्ट में ये कहा गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ लोग मिलकर के लाभ कमाने के लिए चला रहे हैं और उसके सदस्यों की संख्या अगर 100 से ज्यादा हो जाती है तो उनको कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा, यानी कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और वो कंपनी होगी। अगर वो नहीं कराते हैं तो वो इलीगल माना जाएगा और उन पर एक्शन हो सकता है। तो कंपनीज एक्ट हमें इनडायरेक्ट तरीके से एक इंडिकेशन दे देता है कि ऐसी संस्था जिसमें 100 से कम मेंबर हों वो पार्टनरशिप हो सकती है। ये कहता है कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन कंपनीज एक्ट जो कहता है वो ये कहता है कि गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, ये छूट है, भारत सरकार डिसाइड कर सकती है। तो भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए जो है उसने बनाए कंपनी रूल्स जब बनाए इसने 2014 में, 2013 में एक्ट बना, 2014 में कंपनी रूल्स बनाए। तो क्योंकि कंपनीज एक्ट में तो ये कहा गया था कि 100 या जो उचित समझे जाएं, लेकिन ये किसी भी कीमत में 100 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ये जो छूट होगी। तो इन्होंने कर दिया तय 50, यानी कि जो कंपनीज एक्ट का वायोलेशन भी इन्होंने नहीं किया। कंपनीज एक्ट ने तो दे रखी थी छूट कि आप 100 तक मेंबर रख सकते हो ऐसी संस्था में जिसके रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एमसीए ने कह दिया कि आप 50 तक रख सकते हैं। तो आज की डेट में
अगर हमसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं किसी फर्म में, तो वो 50 हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुराना जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग पार्टनरशिप अगर बैंकिंग की है और जनरल है तो उनमें भेद था 10 और 20 का। आज की डेट में ऐसा कोई भेद नहीं है, चाहे आप बैंकिंग की पार्टनरशिप चला रहे हैं चाहे अन्य किसी टाइप की पार्टनरशिप है, मैक्सिमम पार्टनर जो होंगी वो 50 होंगी। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है? जैसा कि हमने बात की अभी कि पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है, एक एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में। अब वो पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट को रिटर्न भी रख सकते हैं और ओरल भी रख सकते हैं, मतलब वो चाहें तो उसको मौखिक बना सकते हैं अपने एग्रीमेंट को, कोई उस पर प्रतिबंध नहीं है। वो ओरल भी रख सकते हैं अपने एग्रीमेंट को और वो रिटर्न भी रख सकते हैं अपने एग्रीमेंट को, और ये दोनों ही पार्टनरशिप एकदम लीगल होंगी। अगर कुछ पार्टनर्स ओरल एग्रीमेंट बना के पार्टनरशिप कर रहे हैं तो ये भी लीगल है, अगर वो रिटर्न एग्रीमेंट बना के पार्टनरशिप कर रहे हैं तो वो भी लीगल है। लेकिन अगर पार्टनर्स रिटर्न एग्रीमेंट बना लेते हैं अपना पार्टनरशिप का, तो इस रिटर्न एग्रीमेंट का ही जो नाम होता है वो पार्टनरशिप डीड होता है। डीड को हिंदी में संलेख कहते हैं, रिटर्न लिखा हुआ। तो जब पार्टनरशिप का एग्रीमेंट लिख करके बना दिया जाए तो उस लिखे हुए एग्रीमेंट को, यानी कि जो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, रिटर्न डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। हालांकि कोई कंपलसरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड संस्थाओं को बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है इसके बाद प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट रेलिवेंट फॉर अकाउंटिंग इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब अगर पार्टनरशिप डीड बनाया है किसी फर्म ने, तब उस फर्म की जो ऑपरेशंस हैं वो पार्टनरशिप डीड में जो टर्म एग्री की हैं पार्टनर्स ने उनके मुताबिक वो अपने बिजनेस को चला सकते हैं। और पार्टनरशिप डीड में वो सारी टर्म लिखी जा सकती हैं जो पार्टनर्स उचित समझे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, कि कितनी कैपिटल है रखेंगे, वो कितना वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, सैलरी कमीशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई केस हो गया तो कैसे सुलझाएंगे। ईच एंड एवरी पॉइंट whatever they want to have in the deed they can, वो रख सकते हैं। इसका कोई काउंटिंग नहीं है कि कितने रूल्स वो बनाएंगे, वो सारी चीजें लिख सकते हैं जो उनको लगता है कि अगर इनको लिख लेंगे तो फ्यूचर में डिस्प्यूट से बच जाएंगे। यही एक इसका बहुत अच्छा लॉजिक भी होता है पार्टनरशिप डीड बनाने का, और बेनिफिट भी होता है कि अगर हम लिख लेते हैं तो कहा जाता है कि जो रिटर्न है उसकी वजह से हमको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। जो रिटर्न है वो हमारा कोर्ट में भी प्रूफ का काम करेगा कोई प्रॉब्लम होने पे। खैर, अगर कोई संस्था रिटर्न में डीड नहीं रखती है, या मान लो रिटर्न में डीड तो रख लेती है लेकिन किसी एक टर्म को लिखना भूल जाती है, किसी एक चीज के बारे में लिखना भूल जाती है, तो ऐसे केस में अब जो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे जब कोई डिस्प्यूट आएगा तब। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने नहीं लिखा था अपने डीड में, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप जो एक्ट है उसके मुताबिक इक्वल रहेगा हमेशा, चाहे किसी की कैपिटल कम है चाहे ज्यादा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा प्रोविजंस के मुताबिक अगर डीड में नहीं लिखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी चार्ज नहीं किया जाएगा। रेम्युनरेशन फॉर फर्म्स वर्क, यानी कि फर्म का काम कोई पार्टनर कर रहा है अगर पार्टनर, तो उसको ना कोई सैलरी मिलेगी ना कोई कमीशन मिलेगा, नॉट अलाउड। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया हुआ है तो उस लोन पे अगर उस लोन का इंटरेस्ट उन्होंने तय कर लिया था तब तो वो जो तय कर लिया था वो मिलेगा, लेकिन अगर तय नहीं किया था तो उसको 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट मिल जाएगा उसके पार्टनर के लोन पे जो पार्टनर ने फर्म को दिया है। अब है कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट के कुछ स्पेशल एस्पेक्ट जिनमें हम देखेंगे मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ P&L, एडजस्टमेंट फॉर रॉन्ग एप्रोप्रिएशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये सब स्पेशल एस्पेक्ट ये केवल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से रिलेटेड हैं, केवल जानकारी के लिए हैं कि क्या क्या चीजें हमको करनी पड़ती हैं अकाउंटिंग में। इसके बाद आ जाता है टॉपिक मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ये काफी महत्वपूर्ण चीज है और बाकी चीजों को हटाते हुए ये पॉइंट इसलिए रखा है हमने कि हम पिछले जो सोल ट्रेडर के जो अकाउंट थे उसमें हम ये बात जान चुके हैं कि कोई भी जब ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कंपनी है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे सोल ट्रेड है, चाहे एनपीओ है, इवन एनपीओ के अकाउंट्स में भी हम जान चुके हैं
कि जर्नल एंट्री वैसे ही होंगी सबकी, वही रूल रहेगा। प्राइमरी बुक्स अगर वो बनाएंगे, कैश बुक बनाना चाहते हैं तो वही रूल रहेगा। लेजर अगर वो बनाएंगे तो वही रूल रहेगा लेजर बनाने का भी। वो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो सेम रूल रहेगा। वहां तक सब यहाँ तक एकदम एक जैसा ही होता है। अब फाइनल अकाउंट जो बनते हैं, तो फाइनल अकाउंट जो बनते हैं वो सब संस्थाओं के उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक होते हैं। रिक्वायरमेंट एज पर लॉ, मतलब कानून क्या कहता है उनसे संबंधित, और रिक्वायरमेंट एज पर द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन की नेचर के मुताबिक भी रिक्वायरमेंट तय होती है। अब हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप में कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, कि जो पार्टनरशिप के भी अकाउंट यहां तक तो सेम रहते हैं जो प्राइमरी अकाउंटिंग है, लेकिन जब फाइनल अकाउंट बनते हैं तो वो पार्टनरशिप के जो फाइनल अकाउंट हैं, जैसे हमने देखा सोल ट्रेडर के एक आसान तरीके से पहले देखे, फिर हमने देखे एनपीओज के, तो कुछ अलग तरीका हो गया इनकी नेचर के मुताबिक। अब हम देखेंगे पार्टनरशिप के, तो पार्टनरशिप की नेचर के मुताबिक थोड़े अलग हो जाते हैं। क्या अलग हो जाता है? अलग ये हो जाता है कि अब तक हमने देखा था कि जो सोल ट्रेडर की कैपिटल, क्योंकि सोल ट्रेडर एक ही मालिक होता था, तो उसकी जो कैपिटल थी वो एक ही अकाउंट में रहती थी, कैपिटल अकाउंट में, और उसका ओनर का जो कैपिटल होता था उसमें वो लेजर का ही एक पार्ट होता था। अभी भी ये लेजर का ही पार्ट होगा पार्टनरशिप में भी, लेकिन एक अंतर हो जाएगा, क्योंकि अब एक पार्टनर नहीं है, अब 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 10 पार्टनर, 50 तक पार्टनर हो सकते हैं। जब 50 तक पार्टनर हो सकते हैं तो इसका मतलब हो गया कि हमें सभी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अलग अलग मेंटेन करना होगा। अब जो कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना होगा तो वही लेजर के रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होंगे जो हमने लेजर बनाते समय बाकी अकाउंट्स पे किए थे। लेजर के रूल क्या कहते हैं कि कैपिटल अकाउंट की हम नेचर जानेंगे। कैपिटल अकाउंट की नेचर होती है पर्सनल, और पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है वही फॉलो करना होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। या अगर जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें बात करेंगे तो मॉडर्न अप्रोच कहती है कि कैपिटल जब बढ़ता है तो क्रेडिट होगा और जब घटता है तो डेबिट होगा। तो यही रूल आपको अपनाना है, ज्यादा बेटर रहेगा जो मॉडर्न अप्रोच है सीधा। जब भी आप कोई कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स का, तो ध्यान रखेंगे कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे अगर वो प्लस हो रहा है, यानी कि कैपिटल बढ़ रही है। अगर कैपिटल घट रही है तो डेबिट होगा, सिंपल रूल है, और पूरा पार्टनर का कैपिटल इसी तरीके से बन जाएगा। खैर, जब हम बनाते हैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट तो उस पार्टनर के कैपिटल में उसने ओपनिंग में कितनी कैपिटल लगाई थी, प्लस उस पार्टनर को फर्म जो भी अलाउ करना चाहती है, जो भी पे करना चाहती है, जो भी देना चाहती है, उसका रूल ये होता है इसमें किसी भी बिजनेस में, पार्टनरशिप में खास तौर पे, कि पार्टनर को कैश में नहीं दिया जाएगा कुछ भी, बल्कि उसकी कैपिटल में ही ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि प्लस कर दिया जाएगा, मतलब कैपिटल में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक वैसे ही पार्टनर से फर्म अगर कुछ लेगी तो पार्टनर को अगर कुछ फर्म पे करेगी तो उसकी कैपिटल बढ़ा देगी, और पार्टनर से कुछ चार्ज करना है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाना है, तो पार्टनर की कैपिटल में से हम लेस कर देंगे। मान लो लॉस हो गया फर्म को, तो लॉस चार्ज करना है तो पार्टनर की कैपिटल को हम लेस कर देंगे, लेस मतलब डेबिट कर देंगे। ये सिंपल रूल है। अब जब हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक होता है कि हम पार्टनर की कैपिटल को मान लें फिक्स्ड, और दूसरा होता है हम पार्टनर की कैपिटल को माने फ्लक्चुएट। ये मेंटेनेंस का है, जैसा तय करेंगे, मानने से यह मतलब नहीं होता, जैसा फर्म तय करेगी, जैसा पार्टनर चूज करेंगे। अगर वो अपनी कैपिटल को फिक्स्ड रखना चाहते हैं तो इसका मतलब होता है दे वांट टू कीप देयर कैपिटल इंटैक्ट ऑफ एनी चेंजेज, किसी भी चेंज से अपरिवर्तित रखना चाहते हैं वो अपनी कैपिटल को। तो ऐसे केस में अब क्योंकि कैपिटल तो परिवर्तित होनी चाहिए, जब कोई सैलरी मिलेगा, कोई कमीशन मिलेगा या कोई अन्य चार्ज लगेगा, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, 2 अकाउंट बनाते हैं। एक तो बनाते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनाते हैं करंट अकाउंट। यानी कि जब कैपिटल फिक्स होती है तो 2 अकाउंट बनते हैं पार्टनर्स के, एक बनता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनता है करंट अकाउंट। याद रखें करंट अकाउंट भी कैपिटल अकाउंट का ही वैसे एक पार्ट होता है, और इसलिए करंट अकाउंट पे भी वही रूल एप्लीकेबल होगा जो कैपिटल अकाउंट पे होगा। कैपिटल अगर पर्सनल है तो करंट अकाउंट भी पर्सनल है। जो करंट अकाउंट है ये भी पार्टनर का ही है, बस केवल इतना फर्क है कि जो कैपिटल है ये फिक्स्ड अकाउंट है और जो करंट अकाउंट है ये एक टेम्परेरी अकाउंट है, एक उधार खाता है। ये पार्टनर का फर्म के साथ उधार के लेन देन का है, यानी कि कभी पार्टनर का फर्म पे उधार हो जाएगा, कभी फर्म का पार्टनर पे उधार आ जाएगा। इसलिए जो करंट अकाउंट है ये डेबिट भी चलता रहता है और क्रेडिट भी चलता रहता है।
नेक्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। ये सारी चीजें अभी डिस्कस की हमने। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फिक्स होगी तो उस केस में हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही शो करेगा, वो कभी डेबिट नहीं कर सकता है। अगर कैपिटल रही है फर्म की तो हमेशा कैपिटल क्रेडिट ही रहेगी। पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, क्योंकि पार्टनर के करंट अकाउंट में हो सकता है पार्टनर पे फर्म का कुछ उधार हो जाए। ये मैं तो उधार खाता बोलता हूं इसको, इससे समझना काफी आसान रहता है। उधार खाता है, कभी फर्म पे उधार ज्यादा हो जाएगा, कभी पार्टनर पे ज्यादा उधार हो जाएगा, तो ये करंट अकाउंट है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है ये हमेशा लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो हमेशा ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखेगा। जबकि पार्टनर का जो करंट अकाउंट है, इसके बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी। अगर इसका क्रेडिट बैलेंस होगा तब ये लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, लेकिन अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो जाए तब ये एसेट साइड में दिखाया जाएगा। क्योंकि इसका मतलब डेबिट बैलेंस होने का मतलब ये है कि फर्म का पैसा पार्टनर पे उधार है, यानी कि पार्टनर फर्म का डेटर हो गया। और ये कब होता है? जब या तो हैवी लॉस हो जाते हैं या जो पार्टनर है वो ड्रॉइंग ज्यादा कर लेता है, तो ऐसे केस में इसका बैलेंस डेबिट हो जाता है, मतलब फर्म का पैसा पार्टनर पे उधार हो गया, इसलिए ये एसेट साइड में करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिखाना पड़ता है। इसके फॉर्मेट की थोड़ी पहचान के लिए इनको चेक कर सकते हैं। ये पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है जब फिक्स्ड कैपिटल होगी, और ये पार्टनर का करंट अकाउंट है जब कैपिटल फिक्स्ड होगी, तो दो अकाउंट बनते हैं। जब कैपिटल फिक्स्ड रहती है तो कैपिटल अकाउंट में केवल क्रेडिट साइड में भी दो ही चीजें होती हैं और डेबिट साइड में भी दो ही चीजें होती हैं। क्रेडिट साइड में होती है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पिछला बैलेंस, और बाई कैश या बैंक अकाउंट अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है पार्टनर ने तब। क्योंकि कैपिटल का मैंने रूल बताया था कि जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो पुराना बैलेंस तो क्रेडिट होगा ही होगा इसका, और जब बढ़ेगी यानी कि पार्टनर और कैपिटल लगाया था तो क्रेडिट हो जाएगी। ये एक पार्टनर है, बी पार्टनर है, ऐसे जितने भी पार्टनर होंगे उनके अमाउंट कॉलम बढ़ते चले जाएंगे। पार्टनर कैपिटल जब फिक्स होती है तो वो दो ही कारण उसके क्रेडिट के हो सकते हैं, एक तो पुराना बैलेंस और दूसरा एडिशनल कैपिटल। ठीक वैसे डेबिट में भी दो ही आइटम रहते हैं जब पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड रहती है, या तो परमानेंट विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल यानी कि कैपिटल को जान करके कम करने के उद्देश्य से, मतलब पार्टनर्स बातचीत करके कि भी हम अपनी कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो जब जान करके इंटेंशनली दे विड्रॉ देयर कैपिटल, then this is called permanent withdrawal of capital and this is also called drawing out of capital। इसका एक टर्म यूज और होता है इसको, जब हम पार्टनर्स की कैपिटल में से पैसा वापस करते हैं, निकालते हैं, तो इसको एक तो कहा जाता है परमानेंट विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल कहा जाता है। दूसरा इसको कहा जाता है ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, ये दूसरा नाम है इसका, ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, क्योंकि वो कैपिटल में से ड्रॉ कर रहा है पैसा। ये जो टर्म यहाँ पे यूज होती है, और इसलिए यहाँ पे टू कैश या टू बैंक लिखते हैं, ना कि टू ड्रॉइंग। इसके अलावा टू बैलेंस सीडी, जो बैलेंस आगे बचेगा। तो ये कैपिटल जब फिक्स्ड होगी इस तरह से फॉर्मेट इसका बनेगा। करंट अकाउंट का जो फॉर्मेट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि बाई बैलेंस बीडी अगर पुराना बैलेंस है, और यहाँ पे टू बैलेंस बीडी अगर पुराना बैलेंस इसका डेबिट है किसी का। तो पार्टनर करंट अकाउंट में हमने बताया था कि एक उधार खाता है, करंट अकाउंट, जैसे बैंक में करंट अकाउंट रहता है बिजनेस का, ओवरड्राफ्ट भी हो जाता है और बैंक बैलेंस भी बना रहता है। तो ठीक वैसे ही पार्टनर का जो करंट अकाउंट रहता है वो एक ओवरड्राफ्ट की तरह, करंट अकाउंट की तरह ही काम करता है, बैंक के करंट अकाउंट की तरह। कभी पार्टनर ज्यादा पैसा निकाल लेगा तो उसका नेगेटिव बैलेंस हो जाता है, और जब पैसा उसका फर्म के पास रहेगा तो पॉजिटिव बैलेंस रहता है। बाकी इसमें करंट अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ दिया जाएगा, सैलरी पार्टनर की जोड़ दी जाएगी, कमीशन जोड़ दिया जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट होगा वो जोड़ दिया जाएगा, और अगर कोई रिजर्व कभी बांटने लग जाए पार्टनर्स अपने पुराने रिजर्व को, जिसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट भी कहते हैं, तब भी ये कैपिटल में जुड़ जाएगा। तो ये सारी अमाउंट कैपिटल में जुड़ जाती है पार्टनर की में, और बाकी ये करंट अकाउंट में जुड़ जाती हैं, और करंट में से माइनस हो जाते हैं ड्रॉइंग्स। अब ये जो ड्राइंग्स है ये नॉर्मल ड्राइंग होता है। नॉर्मल ड्राइंग वो होता है जिसमें पार्टनर्स की इंटेंशन कैपिटल कम करने की बिल्कुल भी नहीं होती है, बल्कि उनके अपने रोजमर्रा के कामों के लिए निकाल लेते हैं। ट्यूशन की फीस भरनी है बच्चे की, या अपना इनकम टैक्स की पेमेंट करनी है, या कोई घरेलू खर्चा का पेमेंट करना है। तो ये जब नॉर्मल विड्रॉ करते हैं, चाहे कैश विड्रॉ करें चाहे गुड्स विड्रॉ करें, तो वो ड्राइंग कहलाता है। और इस ड्राइंग का दूसरा नाम होता है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट।
अब इसको ड्रॉइंग आउट ऑफ प्रॉफिट कहने का कारण ये होता है क्योंकि ये जो नॉर्मल ड्रॉइंग होते हैं कोई भी पार्टनर इसलिए नहीं करता कि मेरी कैपिटल कम हो जाए, बल्कि वो इस उद्देश्य से करता है कि मैं फर्म में हूं ही और फर्म को प्रॉफिट होता ही रहता है और प्रॉफिट मेरी कैपिटल में जुड़ता रहता है, जैसे यहाँ करंट अकाउंट में ही प्रॉफिट जुड़ गया। तो इसलिए वो ये सोच करके निकालता है कि प्रॉफिट तो होते ही रहते हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा ड्रॉ कर लेता हूं, साल के लास्ट में जब कैपिटल अकाउंट बनेगा तो वहां पे ही ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट जुड़ेगा और ये ड्रॉइंग उस टाइम पे एडजस्ट हो जाएगा, कट जाएगा। बाकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर फर्म चार्ज करती है पार्टनर पे तो वो भी करंट अकाउंट को कम कर देगा। तो उसके बाद जो बैलेंस बचेगा, अगर क्रेडिट बैलेंस बचा तो टू बैलेंस शीट यहाँ रहेगा और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में चला जाएगा। डेबिट बैलेंस रहा तो इधर आएगा, डेबिट का टोटल जब ज्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस क्रेडिट में लिखा जाता है। ये लेजर के कॉमन रूल हैं, तो लेजर के रूल ही याद रखेंगे, ये सारे अकाउंट्स आसानी से बन जाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी कि जब कैपिटल को ये तय करें पार्टनर्स कि हम कैपिटल को फ्लक्चुएट करेंगे। फ्लक्चुएट करने का मतलब सीधा सा है कि कैपिटल कम ज्यादा हो सकती है। जब कैपिटल कम ज्यादा हो सकती है तो वो केवल एक ही अकाउंट बनाते हैं कैपिटल से रिलेटेड, ओनली वन अकाउंट, जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अब इसी अकाउंट में जो फिक्स्ड पार्ट था वो भी रहेगा और जो करंट का पार्ट था वो भी रहेगा, यानी कि जो कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई वो भी यहीं पे आएगी, जो कैश या बैंक एडिशनल लगाएंगे वो भी यहीं पे आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सारे आइटम जिनसे पार्टनर की कैपिटल बढ़ती है वो क्रेडिट में आएंगे, क्योंकि रूल है कैपिटल का कि प्लस अगर होगा, मॉडर्न रूल कहता है कि कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। बस सीधा सा रूल याद रखना है, किसी भी आइटम में कभी कंफ्यूजन होगी ही नहीं। ऐसे ही पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करना है तब जब वो कैपिटल कम होगी, क्योंकि रूल है नॉर्मल, ये बिल्कुल इनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट कहा जाता है, ये हर जगह काम आते हैं कि माइनस आप करेंगे, अगर कैपिटल कम हो रही है तो कैपिटल माइनस हो रही है तो उसको डेबिट करेंगे, बस डेबिट में लिख देना है। कैश अगर परमानेंट विड्रॉल हुआ, नॉर्मल ड्रॉइंग है तो यहाँ पे आ जाएगा, और ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद जो बैलेंस बचेगा यहाँ पे दिखेगा। इसके बाद है नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। अब इसके बाद बारी आएगी, क्योंकि हम उस प्रोसेस में बता रहे थे कि जर्नल वैसे ही बनेगा सबका, लेजर वैसे ही बनेगा, ट्रायल बैलेंस वैसे ही बनेगा। अब उसके बाद जो कैपिटल अकाउंट है उसमें थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, और कैपिटल अकाउंट जब बन जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि लास्ट दिन जब अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं तो कैपिटल कितनी है, मतलब ये लेजर का ही एक पार्ट था कैपिटल जो हमने पूरा किया। इसके बाद हमें जानना होगा कि फर्म को प्रॉफिट जो हुआ है उसका बंटवारा कैसे करें पार्टनर्स में। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट रहता है कि जब P&L अकाउंट बन जाता है, प्रॉफिट निकल आता है, तो कैपिटल अकाउंट क्लोज तब होता है पूरी तरीके से जब उसमें प्रॉफिट जुड़ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, जो प्रॉफिट फर्म को हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब चूंकि जैसे सोल ट्रेड में तो जो भी प्रॉफिट होता था एक ही पार्टनर था, हम सीधे बैलेंस शीट में जाकर उसकी कैपिटल में जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे एक पार्टनर नहीं है, यहाँ पे कई पार्टनर हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग पार्टनर्स हैं, और इसलिए जो प्रॉफिट होगा उसको बांटने का भी एक तरीका अपनाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट को बांटने का जो तरीका है, डिस्ट्रीब्यूट करने का जो तरीका है, उसके लिए हम एक अलग अकाउंट बनाते हैं जिसको कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही एक अगला भाग है। It is the part of P&L account. This account is prepared to show the division of the profit among the partners. Partners के बीच में प्रॉफिट के डिवीजन को दिखाने के लिए बनाया जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट का जो एप्रोप्रिएशन है, यानी कि प्रॉफिट का जो बंटवारा है उसको दिखाता है। पुराने जो प्रॉफिट्स आएंगे बाय नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से वो यहाँ आ जाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर कोई फर्म अपने पार्टनर्स के ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करती है तो फर्म की इनकम होती है, जुड़ जाता है। बाकी जो जितनी भी चीजें हैं पार्टनर से जो चार्ज की जाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, जो पार्टनर को पे किए जाते हैं, ये घट जाते हैं इस प्रॉफिट में से, और इस प्रॉफिट में से जो जनरल रिजर्व में अगर कुछ ट्रांसफर करना है तो ये भी घटा दिया जाता है, और बाकी जो प्रॉफिट बचता है वो सभी पार्टनर्स की कैपिटल्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फंडा है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो आपने देखा होगा, हमने कभी अकाउंट में डिस्कस किया था और आप लोग भी जानते होंगे, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
इसका नाम इसीलिए एप्रोप्रिएशन है क्योंकि इसमें प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि प्रॉफिट होगा तो ये सब अलाउड है और प्रॉफिट नहीं होगा तो इनमें से कुछ भी अलाउड नहीं है। अगर इनमें से किसी चीज को जबरदस्ती अलाउ कर दिया जाए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर हाल में देना ही देना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, तब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां नहीं आकर के ये भी P&L अकाउंट में चला जाएगा, या उसके लिए हम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे क्योंकि उस समय चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाएगा। तो ये जितने भी आइटम है ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और ये तभी अलाउ होते हैं जब प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये चीजें अलाउ नहीं हो सकती हैं। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हमने कॉमन जो अकाउंटिंग के टाइप थे फाइनल अकाउंट्स क्या फर्क रहता है, बाकी इसके बाद P&L अकाउंट के बाद प्रॉफिट बढ़ गया, कैपिटल में चला गया, बाकी सारा तरीका वही रहेगा, बैलेंस शीट वैसे ही बनेगी जैसे सोल ट्रेड की बनती है, सारी एसेट लायबिलिटी वहीं लिखी जाएंगी, सारे पार्टनर्स की कैपिटल बैलेंस शीट में आएगी। तो बाकी ये कॉमन है इसके बाद इसका अकाउंटिंग का तरीका। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किसको कहते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण, यानी कि फिर से हम कॉन्स्टिट्यूट करें चीज को तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। रिकॉन्स्टिट्यूशंस में मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब हो सकता है पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि पुनः निर्माण होता है। यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग एक दफा मैं फिर से बताता हूँ आसान शब्दों में, क्योंकि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप एक रिलेशन होता है या कहो एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा अगर पुराना एग्रीमेंट खत्म होकर के नया एग्रीमेंट करेंगे तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये सारे केसेस रिकॉन्स्टिट्यूशन के हैं। कोई एडमिशन होगा तो पुराना जो एग्रीमेंट है खत्म होगा, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे एक आदमी और आ गया तो नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, तो ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होता है तो वो भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। रिटायरमेंट भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है, डेथ ऑफ पार्टनर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा भी जब कभी भी पार्टनरशिप में कोई चेंज होगा तो उसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, इसमें एक बात जाननी केवल महत्वपूर्ण है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, बाकी कॉमन है कि पार्टनर का जो एडमिशन होता है वो केवल किया जा सकता है कैन बी एडमिटेड इनटू द फर्म ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। किसी नए पार्टनर को तभी पार्टनर बनाया जा सकता है जब बाकी सारे पार्टनर सहमत हों। एक भी पुराना पार्टनर मना करेगा तो नया पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। इसके अलावा या अन्य कोई क्लियर कट एग्रीमेंट हो आपस में तो उसके तहत हो सकता है, नया पार्टनर बन सकता है। जब नया पार्टनर बनता है आता है फर्म में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नया जानना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर अभी तक हमारी फर्म में ए और बी दो ही पार्टनर थे और आज की डेट में मान लो एक सी नया पार्टनर आ जाए तो हमको रेशियो भी नया निकालना होगा। मान लो ओल्ड शेयर जब ए और बी थे तो वो 3:2 में बांटते थे और अब सी एक नया पार्टनर आ गया और हमें बताया गया कि ये 1/4 के लिए आ रहा है, तो 1/4 के लिए आ रहा है तो अब न्यू रेशियो क्या होगा। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैं केवल एक तरीका यहाँ पे बताऊंगा इसको सोल्व करके कैलकुलेशन। इस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम्स में दरअसल आते हैं, तो डिफरेंट केस हो सकते हैं। एक सिनेरियो में बताऊंगा और इसमें कॉन्सेप्ट में क्लियर करने की कोशिश करूंगा, तो हर सिचुएशन आप कर सकते हैं। देखिए सी आ रहा है 1/4 के लिए, ए और बी 3:2 में बांट रहे हैं। इसको सब जानते हैं कि 3:2 में बांटने का मतलब होता है कि 3 और 2 5 होते हैं, यानी कि फर्म के प्रॉफिट को 5 हिस्सों में बांट दिया जाए तो 3 हिस्से ए को मिलेंगे और 2 हिस्से बी को मिलेंगे। अब बात आती है हुआ क्या कि एक नया पार्टनर आ गया सी और सी को दे दिया 1/4। 1/4 का मतलब है कि फर्म का जितना भी प्रॉफिट होगा उसके अगर 4 हिस्से कर दिए जाएं, उस प्रॉफिट के अगर 4 हिस्से कर दिए जाएं तो सी को 1/4 मिल जाएगा। तो ये तो हमने सी का तय कर दिया जब नया पार्टनर आया। अब ये तो बताया ही नहीं कि ए और बी को कितना रहेगा, ए और बी कितना देंगे सी को, सी कितना लेगा किसी से। जब ऐसा नहीं बताया हो तो हमारे पास सीधी पिक्चर है एकदम कि 1/4 तो इसको मिल गया, एक हिस्सा, 4 हिस्से किए इसके प्रॉफिट के तो एक हिस्सा इसको मिल गया, तो अब बचे 3 हिस्से। ये जो 3 हिस्से बचे ये ए और बी बांट लेंगे और ए और बी इसको बांट लेंगे किस रेशियो में, इस बचे हुए 3 हिस्से को 3:2 में, 3:2 में बांट लेंगे। 3:2 में इसलिए बांट लेंगे क्योंकि ये बताया ही नहीं कि वो फ्यूचर में किस रेशियो में बांटेंगे, ना ये बताया कि वो इसको कितना देंगे। तो ऐसे केस में हम जो बाकी ये है इसको बोलते हैं हम रिमेनिंग। और अगर आप ऐसा बनाएंगे तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये 4 हिस्सों में से एक इसको मिल गया तो 4 हिस्सों में से 3 इनके पास रह गए, तो 3 रह गए 4 में से, तो उसको 3/4 बोलेंगे। अब इसमें से ए को कितना मिलेगा, तो ए और बी अपना जो पुराना इनका था ये रेशियो इनका आगे भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि कोई चेंज बताया नहीं तो चेंज होगा भी नहीं।
तो ए को इसका 3/5 मिल जाएगा और बी को भी इसका 2/5 मिल जाएगा। तो ये ए का न्यू हो जाएगा और बी का न्यू निकालेंगे तो 3/4 का 2/5, और इसलिए इनका जो न्यू रेशो निकल आएगा, ए का न्यू निकल आएगा, यहां से आप जानेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा और 9/5 4 20 हो जाएगा। बी का आप निकालेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा और 6/4 5 20 हो जाएगा। सी का 1/4 है, इस 1/4 को हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुना कर देंगे तो ये 5/20 हो जाएगा, और इस तरह जो न्यू रेशो आएगा वो 9:6:5 हो जाएगा। बाकी अलग जो केसेस है उनकी आप प्रैक्टिस करें तो क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट लगभग ऐसे ही रहता है। नेक्स्ट देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है। तो सिंपल है, जब नया पार्टनर आएगा तो जो न्यू शेयर है पार्टनर का वो क्या होगा, उसका जो ओल्ड शेयर था उसमें से उसने जो सैक्रिफाइस कर दिया वो घटा देंगे। जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर के हिस्सों में कुछ कमी होती है, जो कमी होती है उसी को हम सैक्रिफाइस बोलते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो ऐसा रेशो जो यह बताता हो कि पुराने पार्टनर्स ने किस रेशो में सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस रेशो निकालने का तरीका है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया। तो सीधी सी बात है कि उसका जो ओल्ड है वो ज्यादा था, और जब एक आदमी नया आ गया तो न्यू इसका कुछ कम हुआ होगा, तो ओल्ड में से न्यू घटा देंगे, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करेंगे तो उसका सैक्रिफाइस निकल आएगा, और इस तरीके से सैक्रिफाइस रेशियो पता चल जाएगा। अब बात आती है गुडविल के बारे में। तो जो गुडविल है, गुडविल होती है फर्म की रेपुटेशन। जब भी कोई नया पार्टनर किसी फर्म में आता है तो वो दो चीजों में हिस्सा लेता है, एक तो एसेट में हिस्सा लेता है और दूसरा उस फर्म की गुडविल में हिस्सा लेता है। ध्यान रखें, जब भी नया पार्टनर फर्म में आएगा तो पुराने पार्टनर्स की जो एसेट्स हैं एक तो उनमें वो हिस्सा ले लेता है, एक जो पुरानी फर्म की गुडविल है उसमें हिस्सा ले लेता है। जो एसेट्स में हिस्सा लेता है उसके लिए तो वो कैपिटल लेके आता है, और जो गुडविल में हिस्सा लेता है, गुडविल का मतलब हो गया प्रॉफिट, क्योंकि जब नया पार्टनर किसी फर्म में आता है तो एक तो जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसमें वो भी हिस्सेदार हो गया, तो इसलिए तो वो एसेट का हिस्सेदार है। और जो अब फर्म को जो प्रॉफिट्स होंगे फ्यूचर में, फ्यूचर प्रॉफिट्स, उन फ्यूचर प्रॉफिट्स में भी वो हिस्सेदार हो जाएगा। इसका मतलब गुडविल में हिस्सेदार हो रहा है, और एसेट में हिस्सेदार होने के लिए कैपिटल लाएगा और गुडविल में हिस्सेदार होने के लिए प्रीमियम लाएगा। इसलिए हम इसको कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम क्या है कि एक्चुअल जो कैपिटल अमाउंट है उससे ऊपर जो पैसा होता है उसको प्रीमियम कहते हैं। तो इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल लाया जाता है, और हम लिखते भी एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लिए प्रीमियम लेके लाता है। क्यों लाता है? क्योंकि जो गुडविल है फर्म की, गुड इमेज या रेपुटेशन, वो पुराने पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से कमाई है। तो पुराने पार्टनर कहते हैं कि भाई आपको हम अपने प्रॉफिट में से हिस्सा तभी देंगे जब आप हमें हमारी गुडविल को खरीदोगे। गुडविल को खरीदने का मतलब है कि गुडविल का पैसा आप हमें दोगे। तो इसलिए ये जो गुडविल का पैसा मिलता है ये भी नया पार्टनर से पुराने उसी पार्टनर को मिलता है जो सैक्रिफाइस करता है। अगर पुराने दो पार्टनर है, मान लो बी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है तो बी को गुडविल का हिस्सा नहीं मिलेगा जो सी गुडविल के लिए पैसा लेके आएगा। ए सैक्रिफाइस कर रहा है तो केवल ए को मिलेगा, दोनों कर रहे हैं तो दोनों को मिलेगा, दोनों इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो इक्वली मिलेगा। बस ये इसका तरीका है। नेक्स्ट है गुडविल के बारे में भी, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। तो ये कॉमन फैक्टर्स होते हैं, इनको खाली जान लें एक दफे। कभी कभी सीधा ऐसा क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप का पूछ लिया जाता है। अब नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो इसके दो कारण हैं, वो जो कई सारे कारण हैं, सॉरी। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना, तब भी हमें गुडविल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि चेंज जब रेशियो होगा। देखिए गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, अभी हम बात कर रहे थे, क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा ले रहा है नया पार्टनर। तो कोई नया पार्टनर प्रॉफिट का हिस्सा ले या पुराने पार्टनर्स के ही आपस में चेंज हो जाए रेशियो, तो किसी का हिस्सा बढ़ेगा किसी का घटेगा। जिसका हिस्सा घटेगा इसका मतलब वो अपनी गुडविल बेच रहा है, जिसका हिस्सा बढ़ रहा है इसका मतलब वो गुडविल खरीद रहा है। तो गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसकी पेमेंट करेगा वो। एडमिशन पे जरूरत पड़ती है, रिटायरमेंट पे, डेथ पे, डिसोल्यूशन पे, या एमलमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जैसे दो फर्म है पार्टनरशिप फर्म, और मान लो वो दोनों फर्म आपस में तय कर लें कि अब हम आगे से एक फर्म बनाएंगे, मिलकर के बड़ी फर्म बनाएंगे, तो ये एमलमेशन हो गया, उनका एकीकरण, उनका संविलियन हो गया। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल के वैल्यूएशन के कई मेथड्स हैं, जिनमें मेजर हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड,
इनके केवल फॉर्मूले मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, आप इनकी प्रैक्टिकल में एक्सरसाइज वगैरह क्वेश्चन करके देख लोगे। हालांकि आजकल ये क्वेश्चन काफी कम आ रहे हैं नए एग्जाम्स में, इसलिए ज्यादा समय इन पे जाया करने की जरूरत भी नहीं है, खाली फॉर्मूले देख लें। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला है गुडविल निकालने का एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं टोटल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सुपर प्रॉफिट मेथड भी एक फॉर्मूला है, इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल निकालते हैं सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज ऊपर बताया था, अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, फर्म की जो कैपिटल है उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर देते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंडस्ट्री का एक नॉर्मल रेट होता है कि अगर कोई फर्म इतनी कैपिटल लगाएगी तो नॉर्मली वो 10% तो कमा लेती है, तो वो 10% नॉर्मल रेट हो गया। इसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड, तो आज का जो टॉपिक लास्ट रहेगा वो यहीं पे कर देंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड जो है ये मेथड भी गुडविल को मेजर करने का एक मेथड है। ये मेथड हमें बताता है कि हम जो प्रॉफिट है उसी का मूल्य, उसी की कैपिटलाइज वैल्यू बना दें तो गुडविल को जान सकते हैं। इसको दो तरीकों से निकाला जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है उसको निकालने का तरीका है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इसमें गुडविल निकल आती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, ये गुडविल की वैल्यू आ जाती है। सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं तो गुडविल निकालने का तरीका है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका एक मैं खाली न्यूमेरिकल करा देता हूँ और इसका कॉन्सेप्ट खाली समझाता हूँ कि क्या होता है कारण और क्यों इससे गुडविल निकल आती है। इससे गुडविल निकलने का कारण एक ये होता है, मैं एक बेसिक क्वेश्चन पहले बनाता हूं कि जैसे मान लो किसी फर्म की कैपिटल 10 लाख है, हमें पता चला कि जिस फर्म की कैपिटल 10 लाख है वो 1 लाख कमा लेती है, 1 लाख प्रॉफिट अर्न करती है, और ऐसा हमने इंडस्ट्री में सर्वे किया तो यही एवरेज आ रही है सारी फर्म की। तो हमने कहा जब यही फर्म की एवरेज आ रही है तो इसका मतलब ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि नॉर्मली फर्म इतना रिटर्न ले लेती है इन्वेस्टमेंट पे। अब हमने देखा कि जो हमारी फर्म है, हमने अपनी फर्म में देखा कि जो हमारी फर्म है उसमें हमने 8 लाख रुपए लगाए और 8 लाख लगा करके हमारी फर्म 1 लाख कमा रही है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मल फर्म 10 लाख लगा करके 1 लाख कमाती है और हमारी फर्म 8 लाख लगा के ही 1 लाख कमा दे रही है। इसका मतलब जो 2 लाख का काम है वो हमारी इमेज, हमारी गुडविल और हमारी रेपुटेशन कर रही है, तो यही गुडविल की वैल्यू है 2 लाख। और यही फंडा होता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट मेथड में, इसमें हम क्या करते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। अगर हम 1 लाख प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को उल्टा यहाँ पे कर देते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे क्या होगा, 10 लाख पे 1 लाख यानी कि 10%, तो 100 अपॉन 10 करोगे तो ये आ जाएगी 10 लाख। यही 10 लाख जो है इसी को ये बोलते हैं हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक जैसा ही रहता है। मैं जो अभी बात करूंगा गुडविल की तो वो एक कॉमन ट्रीटमेंट बताऊंगा चाहे जैसी सिचुएशन हो। गुडविल के बारे में अब तक पिछले डिस्कशन में हमने जो बात रखी थी कि गुडविल एक फर्म की रेपुटेशन होती है जिसको अर्न किया है उन लोगों ने जो फर्म को अब तक चला रहे थे। जो फर्म को अब तक चला रहे थे उनको हम बोलते हैं ओल्ड पार्टनर्स। तो जो ओल्ड पार्टनर थे उन्होंने गुडविल अर्न की है। अब कोई नया पार्टनर आ जाता है तो वो एक तो एसेट में हिस्सा लेता है, तो एसेट में हिस्सा लेता है इसलिए तो हम उससे कहते हैं कि कैपिटल लाओ हमें, और क्योंकि वो आने वाले जो फ्यूचर के हमारे प्रॉफिट्स होंगे उनमें भी हिस्सा लेगा तो हम कहेंगे कि जो प्रॉफिट है वो तो रिजल्ट है गुडविल का। प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ गुडविल। किसी फर्म की गुडविल अच्छी होती है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है, गुडविल कम होती है तो प्रॉफिट कम होता है। तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द गुडविल। तो इसलिए जो पुराने पार्टनर है वो कहते हैं कि भाई हमने जो गुडविल अर्न किया, हमने अपने बिजनेस की जो रेपुटेशन बनाई है उसके लिए तुम हमें पैसा दो। एक तरह से हम गुडविल आपको सेल कर रहे हैं और आप हमारी गुडविल परचेज कर रहे हो। तो अब ये तो बात रही कॉमन एडमिशन के समय की। मान लो एडमिशन नहीं भी हो रहा है, अगर केवल चेंज इन रेशो है और उस चेंज इन रेशो में एक किसी पार्टनर का जो रेशो है वो पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है उसका प्रॉफिट में रेशो। पहले वो कुछ कम लेता था, अब वो जो प्रॉफिट लेगा आने वाले सालों में वो कुछ ज्यादा लेगा, तो इसका मतलब वो भी उतनी गुडविल खरीद रहा है जितना उसका शेयर बढ़ रहा है। ठीक वैसे ही जिनके हिस्सों में कमी होती है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपने हिस्से की उतनी गुडविल बेच रहे हैं। जो बेच रहे हैं यानी कि सैक्रिफाइस कर रहे हैं
उनकी कैपिटल में कुछ पैसा बढ़ा दिया जाएगा इस गुडविल के नाम पे, और जो खरीद रहा है यानी कि जो गेन कर रहा है उनकी कैपिटल से कुछ पैसा घटा दिया जाएगा। इसको हम इन एंट्रीज में देखेंगे। हम सपोज करते हैं कि कोई नया पार्टनर आता है, जब नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर उससे कहते हैं कि गुडविल के लिए भी आप पैसा लेकर आओ। वो अगर पैसा लेके आता है, कैश लेके आता है, तो एंट्री होती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। वो गुडविल के लिए प्रीमियम लेकर के आ रहा है। इसके बाद वो जो प्रीमियम लेके आया है गुडविल के लिए, क्योंकि इस प्रीमियम पे जो हक होता है वो उन पार्टनर्स का होता है जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सारे के सारे पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। केवल उन्हीं पार्टनर्स को बेनिफिट मिलेगा जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इसका मैं एक एग्जांपल यहाँ पे केवल पुट करता हूँ थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए। मान लो एक नया पार्टनर आ रहा है, और जो नया पार्टनर आ रहा है उसके हिस्से की जो गुडविल बन रही है वो 10,000 बन रही है। उन्होंने कैलकुलेट करके बता दिया कि आपके हिस्से की गुडविल 10,000 है, इसलिए आप 10,000 लेके आओ। जो पार्टनर नया आ रहा है वो 10,000 लेके आ जाता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये प्रीमियम लाया किसके लिए है, पुराने पार्टनर्स के लिए। तो देखो कैश तो बिजनेस में ही रह गया, कैश आने के बाद कहीं नहीं गया, केवल प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, और बाद में ये चला जाएगा उन लोगों के पास जो लोग इसके हकदार थे। तो अगर मान लो एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, मान लो केवल ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा 10,000 ए को मिल जाएगा। अगर ए और बी दोनों पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ए और बी दोनों को 5,000 और 5,000 मिल जाएगा, अगर वो इक्वल सैक्रिफाइस कर रहे हैं। अगर वो इक्वल सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हैं तो जिस रेशियो में सैक्रिफाइस कर रहे हैं उस रेशियो में ये पैसा बांट दिया जाएगा। मान लो ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं 3:2 में, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन की सिचुएशन जो होती है उनसे पता चलता है। अगर ये 3:2 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो ये 10,000 रुपया उनको 3:2 में ही मिलेगा, तब 6,000 ए को मिल जाएगा और 4,000 बी को मिल जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं कि अगर नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाता, कभी कभी ऐसा होता है कि वो कैश में लेके नहीं आता है, एक कैश में लेके नहीं आता, वो कहता है कि मैं कैश नहीं ला सकता, तो या वो कहता है कि मैं पूरा कैश नहीं ला सकता, कुछ कम लाऊंगा। जैसे पिछले एग्जांपल में मान लो वो 10 की जगह वो कहता है कि मैं 10,000 लाने में असमर्थ हूं गुडविल के लिए, मैं अभी 6,000 ले आता हूं, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं 6,000 ले आओ। तो एक तरीका होता है कि कैश अकाउंट डेबिट हम 6,000 लिख देंगे, और जो वो नहीं ला रहा है वो कितने नहीं ला रहा है, 4,000, लेकिन जान लो जो पुराने पार्टनर्स हैं वो पैसा छोड़ने वाले नहीं है, इसके हिस्से की गुडविल 10,000 है तो पूरा 10 ही लेके रहेंगे, क्योंकि हिसाब होता है। तो जितना ला रहा है वो कैश लिख देंगे, और जो नहीं ला रहा वो उसकी कैपिटल अकाउंट से या उसके करंट अकाउंट से डेबिट कर देंगे हम। इससे क्या है कि फर्म का उस पर उधार हो जाएगा 4,000 रुपया, और हमारा हिसाब सीधा हो गया कि हमने उससे 10,000 वसूल लिए। अब प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे, ये दरअसल प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे, इस एंट्री को मैं करेक्ट कर दूंगा, यहाँ पे ठीक नहीं है ये। प्रीमियम फॉर गुडविल इस पैसे को नहीं लिखते, जितना वो कैश लाता है उतना ही प्रीमियम लिखते हैं। इसको मैं 1 सेकंड में अभी यहाँ पे करेक्ट कर ही देता हूं पहले ही। जितना वो कैश लाएगा उतना क्या आएगा, बाकी जो अमाउंट है वो अलग से रिकॉर्ड होगी। जितना कैश लेके आएगा कैश अकाउंट डेबिट वो यहाँ पे आ जाएगा 6,000, और ये यहाँ पे नहीं आएगा। 6,000 जितना कैश ला रहा है वो आ जाएगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको 6,000 लिख देंगे। जो जितना वो नहीं ला रहा है उतना उसकी कैपिटल से ले लिया जाएगा, और हम यहाँ पे जब नीचे एंट्री करेंगे तो इस तरीके से एंट्री बनेगी इसकी कि जितना वो न्यू पार्टनर्स कैपिटल करंट जो नहीं ला रहा था वो उसकी कैपिटल से ले लेंगे हम, और जो प्रीमियम वो लेके आया था 6,000 वो प्रीमियम से ले लेंगे, और अल्टीमेटली जो सैक्रिफाइस करने वाले हैं उनको 10,000 ही मिलेंगे। अब ये 10,000 अगर अकेला पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा था तो अकेले को मिल जाएंगे, और 2 कर रहे थे तो 2 के बीच में बांट दिए जाएंगे। तो हमने देखा कि ये अपने 10,000 पूरे लेके रहेंगे। इवन मान लो ऐसा होता कि ये 1 भी रुपया नहीं लाता, अगर ये 1 भी रुपया कैश नहीं लाता, तो हम इसके इस करंट अकाउंट से
यहाँ पे फिर प्रीमियम फॉर गुडविल तो नहीं आता, हम इसी से पूरे के पूरे 10,000 चार्ज कर लेते इसके कैपिटल या करंट अकाउंट से, एक तरह से इस पे उधार हो जाता 10,000 रुपया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट्स। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जानकारी यहाँ पे होना महत्वपूर्ण है गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। दरअसल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है और गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इसके अनुसार परचेज्ड गुडविल मे बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स एंड शोन एज एन एसेट। जो परचेज्ड गुडविल है वो बुक्स में दिखाई जा सकती है एक एसेट की तरह। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट एक्वायर्ड फॉर इन द बुक्स एंड शोन एज एन एसेट। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को अकाउंट नहीं करना है और बुक्स में नहीं दिखाना है। अब ये परचेज्ड गुडविल क्या होती है और कब होती है? जब कोई एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को परचेज करता है तो कैश में पेमेंट करता है। जब कैश में पेमेंट बाकी एसेट की करता है तो वो गुडविल की भी कैश में पेमेंट करता है। तो जब इस तरीके से गुडविल खरीदी जाती है, गुडविल कभी अकेली नहीं खरीदी जा सकती है, जब कोई बिजनेस खरीदता है तभी उसके साथ गुडविल आ जाती है। जैसे मान लो एक बिजनेस का जो वैल्यूएशन किया हमने वो 8 लाख था और हमारा जो सौदा तय हुआ वो 10 लाख में तय हुआ, तो इसका मतलब जो 2 लाख रुपए हम ज्यादा दे रहे हैं वो गुडविल के लिए दे रहे हैं और इस जगह पे ये गुडविल परचेज हो जाएगी 2 लाख की। तो अगर गुडविल परचेज है तभी बुक्स में दिखाई जाती है। अदरवाइज जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है कि जब हम कोई बिजनेस परचेज नहीं करते, कोई पेमेंट नहीं करते, या तो चेंज इन रेशियो में या एडमिशन के समय पे या किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के समय पे या डेथ के समय पे हम गुडविल वैल्यूएशन करते हैं। केवल जब हम इस तरीके से गुडविल वैल्यूएशन करते हैं तो वो परचेज गुडविल नहीं है, वो हमारी वैल्यू की गई गुडविल है और ऐसी गुडविल को बुक्स में नहीं दिखाया जाना है। इसलिए हम इस गुडविल को बुक्स में नहीं लिखते बल्कि इसकी जगह केवल एडजस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। अब चाहे कोई केस चेंज इन रेशियो का है, चाहे रिटायरमेंट का है, चाहे एडमिशन का है, चाहे डेथ का है, जब कोई नया पार्टनर आता है या पुराना पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो सभी पार्टनर ये सोचते हैं कि हमारी जो एसेट और लायबिलिटीज हैं, क्योंकि वो तो कॉस्ट बेसिस पे बुक्स में लिखी हुई हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि हमारे जो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज की जो कीमत है ये कीमत तो इनकी पुरानी कीमतें हैं और आज के समय में हो सकता है ये कीमतें बदल चुकी हों, तो हो सकता है इनकी कीमतें बढ़ गई हो सकता है इनकी कीमतें गिर गई हों। तो अब सभी पार्टनर ये चाहते हैं कि जस्टिफाइड ट्रीटमेंट हो, किसी के साथ कोई नुकसान नहीं हो। जैसे जो नया पार्टनर एडमिट होता है तो उसको ये चिंता रहती है कि ये अपनी एसेट्स की बढ़ी हुई कीमतें मुझसे चार्ज ना कर लें, और जो पार्टनर पुराने रहते हैं उनको चिंता ये रहती है कि अगर हमारी एसेट्स की कीमत बढ़ गई है तो उसका बेनिफिट इसको ना मिले, क्योंकि ये तो हमारा बेनिफिट है। पुराने समय में कोई एसेट हमने खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू बढ़ गई है तो ये तो पुराने समय में हमने खरीदी थी, तो इसका क्रेडिट आज तक हमें मिलना चाहिए। इस काम के लिए बनाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह से सभी एसेट्स को और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करता है, फिर से वैल्यू करता है। मान लो हमने कोई बिल्डिंग खरीदी थी 50 लाख की, तो जब तक हम ही पार्टनर थे जिन्होंने वो बिल्डिंग खरीदी थी तो हमने 50 लाख की दिखा रखी थी बुक्स में, कोई बात नहीं है। लेकिन एक पार्टनर नया आ रहा है तो हम कहेंगे कि आज तो इस बिल्डिंग की कीमत भाई 2 करोड़ रुपए हो चुकी है, तो इसका मतलब अब इसकी वैल्यू हम 2 करोड़ लगाएंगे। तो अब क्या होगा कि वो रीवैल्यू करेंगे उसको, और इसलिए 50 लाख से 2 करोड़ जितनी कीमत बढ़ गई है यानी कि प्रॉफिट हो गया, उसको ए और बी जो पुराने पार्टनर से आपस में बांट लेंगे। तो ये तो रही एक एसेट की बात, लेकिन वास्तव में कोई एक एसेट नहीं रहती है। बिजनेस के पास ढेर सारी एसेट और ढेर सारी लायबिलिटीज होती हैं। मल्टीपल एसेट्स एंड मल्टीपल लायबिलिटीज द बिजनेस हैज। तो इसके लिए अब वो क्या करता है, सबको रिवैल्यू करता है, और सबको रिवैल्यू करने का एक बहुत ही साधारण तरीका है। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है, इसलिए नॉमिनल का रूल इसमें लगता है। बेनिफिट होगा तो क्रेडिट करते हैं और लॉस होता है तो डेबिट करते हैं। लॉस कब होगा, जब कोई एसेट डिक्रीज हो जाएगी तो लॉस होगा, और कोई लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो भी लॉस होगा। एसेट डिक्रीज होने का मतलब है कि कोई एसेट हमारी बुक्स में 20,000 की थी, लेकिन अब उसको रिवैल्यू हमने कराया तो पता चला इसकी वैल्यू तो 10,000 ही बची है, तो 10,000 कम हो गई इसकी कीमत। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे टू एसेट का नाम लिख देंगे और यहाँ पे 10,000 लिख देंगे। ठीक वैसे ही अगर कोई लायबिलिटी की कीमत बढ़ गई है, जैसे मान लो हमने
हमारे क्रेडिटर्स जो थे वो 10,000 के थे, लेकिन जब रिवैल्यू कराए तो पता चला कि इन क्रेडिटर्स ने ब्याज भी लगा दिया, क्योंकि हमने इनको कुछ पैसा दिया नहीं है अभी तक जो दे देना चाहिए था। तो उनका ब्याज मिला करके हमने फिर से रीअसेस किया लायबिलिटी को, या अन्य भी कारण होते हैं, ये खाली मैंने एक एग्जांपल दिया। हमने जब रीअसेस किया इस लायबिलिटी को तो पता चला ये तो 12,000 की लायबिलिटी है, तो इसका मतलब ये लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई और ये भी हमें लॉस हो गया 2,000 का। ठीक उसी टाइप से जो एसेट है उनकी कीमत इंक्रीज हो सकती है पहले से ज्यादा, वो बेनिफिट होता है हमारे लिए, और जो लायबिलिटीज है वो डिक्रीज भी हो सकती हैं कभी कभी। जो हमने लायबिलिटी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड की हुई थी, हमने बिल्स पेबल माने हुए थे 15,000 के हैं, लेकिन पता चला कुछ बिल्स पेबल ऐसे हैं कि जिनकी अब जरूरत ही नहीं है पेमेंट करने की, कोई कारण ऐसा रहा अब जरूरत नहीं है उनमें से 2,000 के बिल्स को पे करने की या लायबिलिटी को पे करने की, तो वो एक तरह से हमारे लिए बेनिफिट हो गया और यहाँ पे आ जाता है। इससे अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं और हमारा प्रॉफिट हो जाता है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है रिवोल्यूशन का तो हम डेबिट का टोटल करते हैं, जैसे P&L बनाते हैं हम उसी तरीके से, और ये हमारे लिए क्या है, लॉस हो जाता है। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दिया जाता है, और अगर लॉस होता है तो पुराने पार्टनर से पुराने रेशियो में चार्ज कर लिया जाता है। तो ये तरीका होता है इसको ट्रीट करने का। इसके बाद है रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब रूल लगभग सेम रहेंगे। जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ होती है तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है वो फर्म छोड़ के जाता है, पुराना एग्रीमेंट समाप्त हो जाता है और नया एग्रीमेंट हमको बनाना पड़ता है, क्योंकि अब जो पार्टनर रह गए हैं वो बिजनेस चलाएंगे। हो सकता है वो चलाएं या हो सकता है वो बिजनेस को समाप्त कर दें तो फर्म भी डिसॉल्व हो सकती है, लेकिन क्योंकि अभी हम इस पार्ट में पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट या डेथ में, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि बिजनेस आगे जारी रहा, चलता रहा। जब बिजनेस चलता रहेगा तो कुछ पार्टनर रह जाएंगे, और जिस पार्टनर की रिटायरमेंट हो गई है या जिसकी डेथ हो गई है वो अब पार्टनर नहीं रहेगा। तो इस नए माहौल में जो रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर है, जो रिटायर हो चुका है या जिसकी डेथ हो चुकी है, मृत साझेदार, उसके अकाउंट को सेटल करना पड़ेगा। अकाउंट को सेटल करने का मतलब है कि उसकी जो अमाउंट है वो फाइंड आउट की जाएगी कि भी उसकी कितनी कैपिटल थी, और उसमें कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो वो भी कर दी जाएगी। कौन कौन सी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होती हैं जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है? तो हम देखते हैं कि उसकी आज तक की कैपिटल कितनी थी हमारे बॉक्स में। फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर जो क्लोजिंग डेट है, मान लो 31 मार्च हमारे अकाउंट्स की क्लोजिंग डेट है, अगर उस क्लोजिंग डेट के 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर उसकी डेथ होती है, रिटायर होता है, यानी कि ड्यूरिंग द पीरियड, साल के दौरान, अकाउंटिंग ईयर के दौरान अगर डेथ होती है या वो रिटायर होता है, तो कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनके अकाउंट्स अभी नहीं बने हैं, और ये हमारे पास जो बैलेंस है उसकी कैपिटल का वो 31 मार्च का है। तो उसके बाद 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने जितने भी होंगे, अगर उस संस्था में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने का प्रोविजन है, प्रावधान है, तो इंटरेस्ट भी दिया जाएगा, यहाँ पे लिख जाएगा। इसके अलावा अगर संस्था के पास कुछ रिजर्व हैं यानी कि पुराने प्रॉफिट्स हैं, तो उन पुराने प्रॉफिट्स में से भी इसको हिस्सा मिलेगा, जाने वाले पार्टनर का हिस्सा। अगर कोई पुराना प्रॉफिट है फर्म के पास तो उसमें से भी इसको हिस्सा मिलेगा। अगर रिवॉल्यूशन बनाने पे प्रॉफिट आता है तो उसमें से भी हिस्सा मिलेगा। और इसके अलावा कोई लिमिट नहीं है, अन्य कोई भी कारण ऐसा बनता है जिसकी वजह से इसको कुछ पेमेंट मिलना है, कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट, कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन अगर घटित होती है जिसमें इसका ड्यूज निकल रहा है जाने वाले पार्टनर का, तो उस कारण का नाम लिख करके यहाँ पे उसकी कैपिटल में ये पैसा बढ़ा दिया जाता है। इस तरीके से उसकी टोटल कैपिटल बढ़ चुकी होती है। ऑल दीज आइटम्स आर टू बी क्रेडिटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरिंग और डेथ ऑफ ए पार्टनर टू हिज कैपिटल। इसके अलावा अब ऐसे कौन से अमाउंट हैं जो उसकी कैपिटल में से काटे जाते हैं, कि ये तो हमने बता दिया कि आपका इतना पैसा बढ़ करके हो चुका है, लेकिन कुछ ड्यूज भी हो सकते हैं उसके खिलाफ। जैसे मान लो उसने कोई ड्राइंग कर रखे थे तो हम घटा लेंगे उसकी कैपिटल से। अगर उन ड्राइंग्स पे कोई इंटरेस्ट बनता है वो भी घटा लेंगे हम। अगर मान लो प्रॉफिट या लॉस में अकाउंट में कोई लॉस है, पुराना एक्यूमुलेटेड लॉस, जो लॉस हमको हुआ था लेकिन हमने उसको तब चार्ज नहीं किया था, तो अब क्योंकि ये जा रहा है तो हम कहेंगे कब चार्ज करेंगे इसको हम, तो उसकी कैपिटल से घटा लेंगे। इसके अलावा अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है, फिक्टिशियस एसेट का मतलब होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस, फिक्टिशियस एसेट दरअसल एसेट होते ही नहीं है, ये एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन ये ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो अभी तक बुक्स में चार्ज नहीं हुए हैं, मतलब जिनको P&L के डेबिट में नहीं दिखाया गया था, इस कारण से ये बैलेंस शीट के एसेट में दिखे हुए हैं, जबकि ये एसेट ना होकर के खर्चे हैं। तो अब इस खर्चे में से क्योंकि ये तो चला जाएगा, इसलिए इसका हिस्सा इसकी कैपिटल से हम चार्ज कर लेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट का हिस्सा उसको दे रहे हैं उसका, तो ठीक वैसे ही ये भी एक लॉस होता है, इसका हिस्सा हम उससे चार्ज कर लेंगे। इसके बाद
इसके अलावा अन्य कोई भी ड्यूज अगर ऐसा है किसी भी कारण से जो हमें चार्ज करना है जाने वाले पार्टनर से, तो उसका कारण लिख करके वो भी इससे चार्ज कर लिया जाता है और इस तरीके से फाइनल अमाउंट निकाल ली जाती है। फाइनल अमाउंट इसकी जो भी बनेगी उसको पे करना होता है। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर रिटायरिंग पार्टनर है तो हम उसको सीधे पे कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं कैश या बैंक अकाउंट। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है तो हम उसको कैश या बैंक अकाउंट लिख देंगे और पे कर देंगे। अगर मान लो हम डिसीजन ये लेते हैं कि उसको कैश नहीं देना है अभी, तो कैश नहीं देना है तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया जाता है टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट कैश की जगह, और ऐसा करने से उसका लोन अकाउंट में ये पैसा उसकी कैपिटल का ट्रांसफर हो जाता है और हमारे ऊपर उसका पैसा हो जाता है अब लोन। अगर ये केस डिसीज्ड पार्टनर का है जिसकी डेथ हो गई है, तो यहाँ पे टू कैश नहीं लिखते हैं कभी भी इस अकाउंट में, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। यहाँ पे हम लिखते हैं टू हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स, यानी कि जो मृत साझेदार है उसके उत्तराधिकारी, उसके उत्तराधिकारियों के खाते में ये फंड ट्रांसफर करते हैं और फिर उसके बाद हम इसी तरीके से एग्जीक्यूटर्स अकाउंट बनाते हैं और उसमें इसको पे करके दिखाया जाता है। नेक्स्ट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जैसे एडमिशन में था वैसे ही यहाँ पे भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने का तरीका होता है ओल्ड शेयर प्लस गेन, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी की डेथ होती है तो जो रिटायर या डेथ होता है तो वो तो अपना हिस्सा छोड़ के चला जाता है, तो वो तो सैक्रिफाइस कर गया, अपना सारा शेयर छोड़ गया, और जो बाकी पार्टनर रह गए, जो बाकी पार्टनर रह जाएंगे अब रिमेनिंग पार्टनर, वो इसके हिस्से को अपने प्रॉफिट्स में मिलाएंगे। अगर ये इसका सारा हिस्सा कोई एक पार्टनर ले लेगा तो एक ही गेन कर रहा है, और अगर एक से ज्यादा पार्टनर 2 या 3 मिलकर के ले रहे हैं तो वो सारे के सारे गेन कर रहे हैं। जितना जितना गेन कर रहे हैं उसका जो प्रोपोर्शन है वो उसका गेनिंग रेशियो कहलाता है। गेनिंग रेशियो क्या होता है? रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर। वह रेशियो जिसमें जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उन्होंने डिसीज्ड या रिटायर्ड पार्टनर के प्रॉफिट को लिया है आपस में, उसको गेनिंग रेशियो कहते हैं। इसका फॉर्मूला है न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, क्योंकि नया ज्यादा है उनका इसलिए न्यू में से ओल्ड घटाते हैं। इसके बाद है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का लॉजिक अभी डिस्कस किया था, क्यों करते हैं, बनाते हैं इसको। रिटायरमेंट और डेथ के समय पे भी कारण यही रहता है, क्योंकि जो आज तक हमारी एसेट और लायबिलिटीज है वो पुरानी कीमतों पे लिखी हैं। अगर अब तक उनकी कीमतें बढ़ने से कोई फायदा हुआ है तो रिटायर होने वाला पार्टनर चाहेगा कि उसको भी उसका बेनिफिट मिल जाए, इसलिए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकाल करके ओल्ड रेशियो में सभी में बांट दिया जाता है, जिससे जो जाने वाला पार्टनर है रिटायरिंग पार्टनर उसको भी उसका हिस्सा प्रॉफिट का मिल जाता है। ठीक वैसे ही अगर कोई लॉस है तो उस लॉस को सभी से ओल्ड रेशियो में चार्ज कर लिया जाता है, क्योंकि अगर जाने वाले पार्टनर का जो हिस्से में कोई लॉस बन रहा है तो उसकी कैपिटल से भी ये घट जाएगा और जस्टिफाइड हिसाब हो जाएगा। इसके बाद आता है डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। जो रिटायर पार्टनर होता है उसके अकाउंट का या अमाउंट का डिस्पोजल। तो डिस्पोजल का मतलब यहाँ पे होता है, क्योंकि जब पार्टनर रिटायर होकर जा रहा है तो अल्टीमेटली उसका फाइनल सेटलमेंट हमको करना है। या तो कभी कभी कैश में अमाउंट पे कर दी जाती है, नकद राशि दे दी जाती है रिटायरिंग पार्टनर को, या डिसीज्ड पार्टनर के जो वारिस होते हैं, एग्जीक्यूटर्स होते हैं, उसके उत्तराधिकारी होते हैं उनको। कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि फर्म कैश पे नहीं कर पाए, क्योंकि अक्सर जो संस्था होती हैं वो अपने यहाँ आइडल कैश नहीं रखती हैं, वो केवल उतना ही कैश रखती हैं जो उनकी ऑपरेटिंग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, वर्किंग कैपिटल को पूरा करता है। और जब कोई पार्टनर रिटायर होकर जाता है या किसी की डेथ होती है तो उसकी कैपिटल एक लार्ज अमाउंट होती है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, जो पार्टनर रह जाते हैं वो इसको अप्रोच करते हैं कि आप अभी पैसा मत लो, हम आपके पैसे को आपका लोन मान लेंगे और आप चाहो तो उस पर ब्याज ले सकते हो। तो अगर पुराने पार्टनर और जाने वाला पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है और जाने वाले पार्टनर है, अगर वो आपस में कोई एग्रीमेंट कर लें तब तो वो जैसे कर लेंगे वैसे ही चलेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड में अंडर द लॉ यानी कि कानून के दायरे में रहते हुए कोई भी टर्म एंड कंडीशन पार्टनर्स अपनी सेट कर सकते हैं। प्रोविजन जो एक्ट के हैं वो केवल तभी लागू होते हैं, तभी उनकी रिक्वायरमेंट होती है जब या तो पार्टनरशिप डीड में उन्होंने लिखा नहीं था या उनका आपस में कोई डिस्प्यूट हो गया है।
तो अगर उन्होंने कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे एक रूल है कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट लिखा हुआ है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा। और ये सेक्शन कहता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है अगर उसका अमाउंट हमने पे नहीं किया रिटायरमेंट के समय, या डिसीज्ड पार्टनर के जो उत्तराधिकारी हैं उनको हमने उसकी डेथ के समय जब अकाउंट सेटल किया तो कोई पैसा पे नहीं किया, तो इसका मतलब हो गया कि उसका अमाउंट फर्म के ऊपर एक लोन है, और अब जब लोन है तो हम उनको ब्याज देंगे। अब अगर ब्याज तय कर लिया होता तो तब तो वैसे देते, तय नहीं किया तो अब ये प्रोविजन लागू हो जाता है। और ये प्रोविजन कहता है कि अब जो चाबी है वो उनके हाथ में है, गेंद जो है वो उनके पाले में है, जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो डिसीज्ड पार्टनर के उत्तराधिकारी हैं। वो चाहे तो आपसे 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ले सकते हैं उस अमाउंट पे जो आउटस्टैंडिंग है, यानी कि जो अमाउंट उसका रह गया था या तो वो इस पे ब्याज ले सकता है, या इसके अलावा वो ले सकता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाभों में हिस्सा। और लाभों में हिस्सा कैसे लेगा? लाभों में हिस्सा इस आधार पे लेगा कि जैसे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी तो कैपिटल है ही, और जो पार्टनर रिटायर नहीं हुआ, जो पार्टनर रिटायर हो गया था उसका जो लोन अमाउंट है इसको भी यहाँ पे कुछ समय के लिए कैपिटल ही मान लिया जाता है। कि यानी अगर ये टोटल जो फंड है इसने मिलकर के 10 लाख कमाए, और मान लो कैपिटल दोनों पार्टनर की 2 लाख है, और इसका जो लोन है इसको मैं कुछ अमाउंट ज्यादा ले लेता हूं, उस पर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है इसलिए। मान लो इनकी कैपिटल 3 लाख है दोनों पार्टनर्स की जो रह गए हैं, और जो लोन है जाने वाले पार्टनर का वो हमारे ऊपर 1 लाख है। तो अब हम ये रेशो बन गया 3:1 का। तो इस रेशो में ये जो पार्टनर है जिसका लोन है वो कहेगा अगर इसको फायदा लगेगा ब्याज में तो ब्याज लेगा, कैलकुलेट करके देख लेगा, और अगर इसको लगेगा कि इस तरीके से प्रॉफिट का हिस्सा लेने में फायदा है तो प्रॉफिट का हिस्सा ले लेगा। जैसे इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये अपने प्रॉफिट का हिस्से को कैलकुलेट कर सकता है कि ये अगर इनको 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है या 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है तो 3:1 में ये बांट सकता है इस पैसे को। 3:1 में बांटेगा तो 1/4 इसके हिस्से में आ जाएगा। 1/4 से चेक कर लेगा कि इसके हिस्से में कितना आ रहा है। अगर मान लो ये 1 लाख था तो 1 लाख का 1/4 यानी कि 25,000 इसके हिस्से में बन रहा है। अब ये चेक करेगा कि प्रॉफिट का हिस्सा तो बन रहा है 25,000 मेरे हिस्से में। अगर मान लो ये 1 लाख में मान रहा हूँ, मान लो 1 लाख रुपया प्रॉफिट होता, अब ये देखेगा कि मुझे ब्याज कितना मिलता। अब इसका जो लोन है वो 1 लाख है, इस पे 6% पर एनम का ब्याज यानी कि 6,000 बनेगा। तो ये इसको राइट है, ये चाहे तो ये मांग सकता है, ये चाहे तो ये मांग सकता है। तो नेचुरली ये जो ज्यादा होगा वही लेगा, ये प्रॉफिट का शेयर लेगा, और अगले साल चाहे तो फिर ये ब्याज ज्यादा ले सकता है जिसमें इसको फायदा दिखेगा। नेक्स्ट टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का समाप्त हो जाना। तो जो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन है इसके बारे में भी बात करेंगे। सेक्शन 39 पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल पार्टनर्स ऑफ फर्म इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि जब फर्म के जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन सब के बीच में डिसोल्यूशन हो जाए, मतलब ये है कि कोई भी पार्टनर फर्म में आगे पार्टनर ना रहे तो उसको फर्म का डिसोल्यूशन कहा जाता है। हालांकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन फर्म अगर हम ये कहेंगे तो इन बातों में थोड़ा सा अंतर होता है। जब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं तो इसका मतलब है पार्टनरशिप आप जानते हैं रिलेशन है कि जो पुराना रिलेशन है केवल वो खत्म हो रहा है, नया रिलेशन फिर से बन सकता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में फर्म आगे जारी रह सकती है। ये तब होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जब चेंज इन रेशियो हो, या एडमिशन हो जाए, या रिटायरमेंट हो जाए, या डेथ हो जाए। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो होता है, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जब होता है तो फर्म ही समाप्त हो जाती है। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो आवश्यक तौर पे जो पार्टनरशिप है इसका भी डिसोल्यूशन हो जाता है, लेकिन जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि फर्म भी डिसोल्व हो जाएगी। बस इन लाइंस को आराम से पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा, क्लैरिटी हो जाएगी इसकी। आगे देखेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में। जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो ये किस किस तरीकों से हो सकता है। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट हो सकता है, यानी कि आपसी सहमति से। आपसी सहमति से हो सकता है 2 तरीके से, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर सहमत हो जाएं, या कोई पहले से कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था पार्टनर्स के बीच में, उसके मुताबिक वो रिटायरमेंट, ये उसके मुताबिक वो फर्म का समापन करें। सेकंड होता है कंपलसरी डिसोल्यूशन, जब मजबूरी बन जाए डिसोल्व करने की। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन तब होता है कि जब
ऑल बट वन पार्टनर, इसका मतलब होता है कि एक को छोड़कर बाकी सारे पार्टनर या तो इंसॉल्वेंट हो जाएं। जब इंसॉल्वेंट एक को छोड़कर बाकी सब हो जाएंगे तो अब पार्टनरशिप रह नहीं पाएगी, समाप्त करनी पड़ेगी फर्म। इसके अलावा जब बिजनेस फर्म का इलीगल हो जाए, यानी कि अब तक जो वे व्यवसाय कर रहे थे, अब तक कानून की नजर में वो लीगल था, लेकिन अभी कोई एक्ट पास किया और जो टाइप का हम बिजनेस करते हैं सरकार ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। जैसे मान लो किसी स्टेट में शराब बनती थी अब तक और हमारी फर्म शराब बनाती थी, अब वहां पे शराबबंदी लागू हो गई तो हमारा बिजनेस इलीगल हो गया, तो अब हमको अपना फर्म समाप्त करना पड़ेगा कंपलसरी। इसके अलावा जब कोई इवेंट, कोई खास प्रकार का इवेंट हो जाए जिसकी वजह से अनलॉफुल हो जाए हमारा बिजनेस करना, तो वो उसकी वजह से भी हमें अपना व्यवसाय बंद करना पड़ सकता है, फर्म बंद करनी पड़ सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट केस हो सकता है ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिंजेंसीज। कंटिंजेंसी का मतलब होता है ऐसी चीजें जिनके बारे में अनुमान नहीं था, अचानक कुछ अकस्मात हो गया। जैसे अगर कोई फर्म फिक्स्ड टर्म के लिए बनाई गई थी बाय द एक्सपायरी ऑफ दैट टर्म, जैसे मान लो कि हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी कोई फर्म और उसकी टर्म हमने तय की थी कि इतने दिन तक हम इस फर्म को कंटिन्यू रखेंगे और वो टर्म अब एक्सपायर हो गई है, वो समाप्त हो गई है, तो हम इस फर्म को बंद कर देंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर्स, एक या एक से ज्यादा वेंचर्स के लिए हमने बनाई हो फर्म, यानी कि कोई वेंचर हमने लिया था कि हम पर्टिकुलर ये जो फ्लाईओवर है ये बनाएगी हमारी फर्म मिलकर के, फ्लाईओवर बन गया तो हमारा जो फर्म है वो भी समाप्त हो जाएगी। बाय द डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होने पर भी फर्म बंद हो सकती है। बाय द एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, अगर कोई एक पार्टनर ऐसा है जो इंसॉल्वेंट हो जाए तो उस समय पे भी बंद हो सकती है। तो ये सर्टेन कंटिंजेंसीज हैं, इनका मतलब ये होता है कि ये इतनी ऐसी सिचुएशंस हैं कि इन पे कंपलसरी डिसोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन ऐसा चाहे तो पार्टनर उसको फर्म को समाप्त करने का निर्णय ले सकते हैं, वो चाहे तो कंटिन्यू किसी उसमें कर सकते हैं फर्दर। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये कहता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। डिसोल्यूशन बाय नोटिस ये तब होता है जब पार्टनरशिप का टाइप हो पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल दरअसल तय उसी समय हो जाती है जब पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। जब पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है तो पार्टनर्स तय कर लेते हैं कि उनकी पार्टनरशिप एट विल होगी कि नहीं होगी। इसकी केवल इतनी खूबी होती है, खासियत होती है जब पार्टनरशिप एट विल होती है कि ये इच्छा पे निर्भर है। जिस दिन कोई पार्टनर अपनी विल जाहिर करेगा कि वे अब हम फर्म नहीं रखना चाहते हैं तो वो राइटिंग में एक नोटिस देगा बाकी पार्टनर्स को और फर्म को समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो केस है वो है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। अब तक जो डिसोल्यूशन के टाइप थे ये पार्टनर्स स्वयं कर सकते थे डिसोल्यूशन, और अभी जो केस है ये है जब कोर्ट के आदेश से डिसोल्यूशन हो। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात नोट करने की ये है कि कोर्ट आदेश देगा तब जब कोई पार्टनर शूट करेगा, कोर्ट में जाएगा, केस करने कोई वाद लेकर के जाएगा और कोर्ट सुनवाई करेगा, तो ये कारण है जिनमें फर्म समाप्त करी जा सकती है कोर्ट के आदेश से। अगर कोई पार्टनर जो है वो इंसेन हो जाए, वो अपराधी हो जाए, पापी हो जाए, तो बाकी पार्टनर कहें कि भाई अब हम फर्म को बंद करना चाहते हैं तो कोर्ट आदेश दे सकता है। इसके अलावा जब कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाए अपनी ड्यूटीज को निभाने में तो फर्म को आदेश देकर के कोर्ट के द्वारा समाप्त कराया जा सकता है जब पार्टनर वहां पे अप्लाई करेगा कोर्ट में जाकर के। तो इसके अलावा जब कोई पार्टनर मिसकंडक्ट का गिल्टी पाया जाए, दोषी पाया जाए, यानी कि कोई मिसकंडक्ट उसने किया है फर्म में, या तो बाकी पार्टनर्स के साथ बेईमानी की है या जो फर्म का जो शामिल अकाउंट है उसमें कोई प्रॉब्लम की है। इसके अलावा जब कोई पार्टनर परसिस्टेंटली कमिट करता हो ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है उसको लगातार ब्रीच यानी कि तोड़ता हो, उसकी अवहेलना करता हो, जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा है उसके अवहेलना करके वो काम करता है, उसके अगेंस्ट जाकर के काम करता है, तब भी फर्म को बंद कराया जा सकता है कोर्ट के आदेश से। इसके अलावा जब पार्टनर ने किसी ने ट्रांसफर कर दिया हो अपना सारा इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी के पास, देखिए अगर कंपनी के केस में किसी पर्सन के पास शेयर है किसी कंपनी के तो वो किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकता है। पार्टनरशिप के केस में ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई पार्टनर ऐसा करता है और बाकी पार्टनर ऑब्जेक्शन करते हैं तो फर्म को समाप्त कराया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। नेक्स्ट है जब बिजनेस फर्म का ऐसा सिचुएशन बन जाए कि उसको विदाउट लॉस के हम जारी नहीं रख सकते हैं, मतलब अब बिना लॉस के संभव ही नहीं है फर्म को आगे जारी रखना, तो ऐसे केस में भी कोर्ट के आदेश से
फर्म को बंद कराया जा सकता है। और ये जो केस थे, इनके अलावा अगर अन्य कोई भी सिचुएशन बनती है और उस सिचुएशन को, उस ग्राउंड को जो कोर्ट है वो मानता है कि ये उचित है, फर्म को बंद करना जरूरी है, तो भी कोर्ट आदेश दे सकता है फर्म को समाप्त करने का। नेक्स्ट टॉपिक है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। इसके भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो थ्योरी है, उसी को डिस्कस करेंगे। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि जब फर्म समाप्त हो जाती है तो उसके सारे अकाउंट्स बंद होने हैं, सारे अकाउंट्स बंद होने हैं, सारी एसेट बेच देनी है, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट कर देनी है, और उसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। लेकिन इसका एक सिस्टम होता है। वो सिस्टम क्या है? सबसे पहले देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ लॉस। अगर फर्म को कुछ लॉस होते हैं, ज्यादातर केसेस में जब कोई फर्म बंद होती है, और भी केस हो सकते हैं, लेकिन मेजर कॉज यही रहता है कि जब कोई फर्म कंटिन्यूअस लॉसेज में चल जाती है तो उसको बंद करना मजबूरी हो जाता है। लॉसेज के केस में क्या किया जाता है? सबसे पहले इन लॉसेज की पूर्ति की जाती है फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर फर्म के पास कोई प्रॉफिट है तो उनसे इन लॉसेज की पूर्ति की जाती है। अगर मान लो फर्म के कोई प्रॉफिट नहीं है, या जो थे वो समाप्त हो गए इन लॉसेज को पूरा करने में, तो उसके बाद नेक्स्ट आउट ऑफ कैपिटल ऑफ पार्टनर। अब जो पार्टनर्स की कैपिटल है उनमें से इसकी पूर्ति की जाएगी। और उसके बाद भी अगर पूरा नहीं होते हैं लॉस, तो क्योंकि पार्टनरशिप में हम जानते हैं पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स की कैपिटल लगी हुई है, अगर वो पूरी भी यूज हो गई तो पार्टनर के पर्सनल जो प्रॉपर्टी है उनसे भी पैसा मांगा जा सकता है। पार्टनर को अपने परिवार से, घर से भी पैसा ला के देना पड़ेगा फर्म के लॉसेज की पूर्ति करने के लिए। और इसको ये करेंगे इंडिविजुअली इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लॉस की पूर्ति। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ एसेट। अब जब फर्म समाप्त होती है तो एसेट को बेचा जाता है, और बेचा जाता है तो उनसे जो फंड मिलता है उसका किस तरीके से प्रयोग होता है, उसका एक सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है। सबसे पहले एसेट बेच करके जो थर्ड पार्टीज का पैसा रहता है उसकी पेमेंट होती है, बाहरी लोगों की। इसके बाद अगर बाहरी लोगों की सारी पेमेंट्स पूरी हो जाती हैं तो जो पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स में से अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है तो उस लोन को वापस किया जाता है। जब पार्टनर्स का लोन भी वापस हो जाता है तो उसके बाद पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो वापस की जाती है। और अगर पार्टनर्स की कैपिटल पूरी होने के बाद भी फर्म के पास कुछ पैसा बचा रह गया तो उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होगा उसको पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाता है। अब बात आती है प्राइवेट डेट और फर्म डेट की। ये टॉपिक कहां से आया? अभी हम कह रहे थे कि अगर फर्म को बड़ा लॉस हो जाए, यानी कि फर्म को हैवी लॉसेज हो जाए, सारी एसेट बिकने के बाद भी जो लायबिलिटीज उनकी पेमेंट ना हो पाए, तो अब क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी है इसलिए पार्टनर से पैसा मांगा जाएगा कि पार्टनर्स अपने यहां से पैसा लेके आए प्राइवेट प्रॉपर्टी में से, ताकि फर्म के लोन पूरे किए जा सकें। लेकिन यहाँ पे कभी कभी एक समस्या हो सकती है पैदा कि मान लो कोई एक पार्टनर तो घर से समृद्ध है और उसके हिस्से में जो लॉस आया वो लेके चला आया, लेकिन कोई पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी घर की प्रॉपर्टी जो है वो भी लॉस में चल रही है। तो सिचुएशन ये हो सकती है कि उसके ऊपर उसकी जो प्राइवेट एस्टेट है, प्राइवेट संपत्ति है, उसने उस पे अपने प्राइवेट कर्जे ले रखे हैं। अब जो फर्म का कर्जा वो आया 2 लाख उसके हिस्से में, तो फर्म के अकाउंटेंट ने या जो लिक्विडेटर होता है जब फर्म समाप्त होती है उसने कहा कि भी 2 लाख तुम्हारे हिस्से में लॉस आ रहा है, तुम्हारी कैपिटल तो खत्म हो ही गई लेकिन लॉस जो फर्म है वो काफी लॉस में गई है, इसलिए अब तुम्हें 2 लाख प्राइवेट प्रॉपर्टी से लाना होगा। तो उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसमें से वो पैसा लेने जाएगा। मान लो उसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो भी उसके प्राइवेट कर्जों से कम है, तो वो फर्म में भी इंसॉल्वेंट हो गया और वो प्राइवेट यानी कि इंडिविजुअली भी वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो अब होगा क्या कि इसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है इस पे 2 तरह के दावेदार हो जाएंगे। एक तो फर्म पैसा मांगेगी इसकी प्रॉपर्टी में से, दूसरे इसके जो प्राइवेट कर्जदार हैं, किसी से इसने लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है प्राइवेट अपने घरेलू कामों के लिए, तो वो कहेंगे कि हमें चाहिए एसेट। तो रूल ये होता है कि इसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है पहले इसके प्राइवेट लोन को चुकाने में यूज होगी, उसके बाद कुछ पैसा बच जाता है तो फिर जो पार्टनरशिप के लोन है उनके लिए यूज की जा सकती है। ठीक इसका उल्टा भी होता है कि जैसे मान लो इस पे प्राइवेट कर्जे बहुत ज्यादा हैं और प्राइवेट सारी प्रॉपर्टी इसकी यूज हो गई तब भी उसके ऊपर कर्ज रह गया, तो अब ये फर्म में पार्टनर है और फर्म में इसके हिस्से में कोई एसेट है, तो जो प्राइवेट कर्जदार है वो आए फर्म के पास कि भी इसका फर्म में पैसा और हमारा इस पे कर्ज था, इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी तो सारी समाप्त हो गई,
अब इस फर्म के जो एसेट है इसके, इनमें से हमें पैसा दे दो ताकि हम अपना कर्जा पूरा कर लें। तो जो फर्म का अकाउंटेंट है वो भी कहेगा यहाँ पे कि देखो भाई, जैसे तुमने प्राइवेट प्रॉपर्टी को पहले प्राइवेट लोन में यूज किया, वैसे ही यहाँ पे जो फर्म का लोन है पहले वो पूरा किया जाएगा फर्म की प्रॉपर्टी से। और ये कहा गया है कहाँ पे, सेक्शन 49 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ऐसा कहा गया है। तो ये दोनों केस पूरे हो गए। नेक्स्ट है लॉस फ्रॉम इनएबिलिटी ऑफ ए पार्टनर। लॉस फ्रॉम इनएबिलिटी ऑफ ए पार्टनर टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स डेफिशिएंसी। ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर कोई एक पार्टनर की इनएबिलिटी, यानी कि कोई एक पार्टनर को जो फर्म से लॉस हुआ, वो फर्म की सारी एसेट भी बिक गई उसकी, और उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी वो भी सारी बिक गई, और उसके बावजूद भी फर्म का जो लॉस उसके हिस्से में आया था वो पूरा नहीं हुआ। मान लो इसके हिस्से में 2 लाख लॉस आया था, 1 लाख तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से ला दिया, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी समाप्त हो गई, और 1 लाख रुपए इस पे अब भी उधार रह गया इसके हिस्से में, जो फर्म का लॉस आया है फर्म के समाप्त होने के समय। तो अब बात आती है कि उसका क्या होगा। तो यहाँ पे देखा जाता है कि या तो उनका कोई पार्टनरशिप डीड में इस बात का वर्णन था पहले से कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि किसी पार्टनर को फर्म में इतना बड़ा लॉस हो जाए कि उसकी कैपिटल भी समाप्त हो जाए उस लॉस की पूर्ति करने में, और उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी बिक जाए, और फिर भी वो लॉस पूरा नहीं हो पाए, तो अब रूल ये कहता है कि अगर पहले से कोई एग्रीमेंट है इस बारे में कि वहां पे क्या ट्रीटमेंट होगा, तब तो जैसे लिखा है वैसे होगा। अगर मान लो इस बारे में कुछ नहीं लिखा तो क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो अब इंडिया में जो रूल अपनाया जाता है वो ये होता है कि अब ऐसा जो लॉस होगा वो कैपिटल लॉस माना जाएगा, और उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो गार्नर वर्सेस मरे के केस में जो फैसला आया था उसके अनुसार होगा। गार्नर वर्सेस मरे का जो केस हुआ था, इसमें एक कहानी थी, ये मरे और विल्किंसन 3 पार्टनर थे। विल्किंसन डूब गया था बुरी तरह से, और विल्किंसन का जो पर्सनल लॉस था, अब वो गार्नर और मरे का आपस में झगड़ा हुआ कि गार्नर कहता था कि भाई हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इस लॉस को बियर करेंगे, और मरे कहता था कि हम कैपिटल रेशो में इसको बियर करेंगे। तो अब ये कोर्ट में गए, और कोर्ट में जस्टिस जेम्स थे। जस्टिस जेम्स ने डिसीजन ये दिया इस केस में कि क्योंकि ये कैपिटल लॉस है और इसलिए कैपिटल रेशो में इस लॉस को आप दोनों बियर करोगे। अब ये दोनों बियर क्यों कर रहे हैं, ये कहां से आया? पार्टनरशिप के केस में जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, वो पर्सनल भी यानी कि इंडिविजुअल लायबिलिटी भी होती है और सेवरल भी होती है। इसका मतलब होता है कि पार्टनर अपने लोन के लिए तो उत्तरदायी है ही है, और जो बाकी दूसरे पार्टनर्स हैं उसके लोन के लिए भी उत्तरदायी, सामूहिक रूप से भी वो उत्तरदायी हैं। इसलिए जो बाकी दोनों पार्टनर्स हैं उनको इसका लॉस जो 1 लाख है वो अपने कैपिटल रेशियो में बियर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब इसका फाइनल रह गया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। फॉलोइंग अकाउंट जब फर्म समाप्त होती है तो ये 4 अकाउंट बनाए जाते हैं। कोई नया अकाउंट इन 4 के अलावा नहीं बन सकता है। रियलाइजेशन अकाउंट, ये एसेट को बेच करके उनसे जो पैसा वसूल होता है यानी कि रियलाइज होता है, और लायबिलिटीज की जो पेमेंट होती है उसके प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए बनाया जाता है। सारे अकाउंट बंद हो जाते हैं जब फर्म समाप्त होती है, अकेला अकाउंट रह जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। सारे एसेट, सारे लायबिलिटीज के अकाउंट इसमें आके क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद बनाते हैं पार्टनर लोन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उसके लिए इसमें केवल उसका लोन अकाउंट बनाते हैं और उसकी पेमेंट कर देते हैं अगर संभव होती है तो। फिर बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के जो बैलेंस है वो रखते हैं, और इसके अलावा किसी पार्टनर को अब फाइनल जो एडजस्टमेंट हो रहा है अकाउंट्स का, फाइनल जो क्लोजिंग हो रही है अकाउंट्स की, उनमें अगर इसको कुछ मिल रहा है तो इसकी कैपिटल में जोड़ देते हैं, और इससे कुछ चार्ज करना होता है तो इसकी कैपिटल से घटा देते हैं। फिर लास्ट में बनता है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट केवल पैसे का जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको रिकॉर्ड को शो करने के लिए बनता है। एक्चुअली ये बैंक अकाउंट क्लोजिंग के समय ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। जैसे ही सारे अकाउंट सेटल हो जाते हैं ये बैंक अकाउंट अपना आप दोनों तरफ से क्लोज हो जाता है और इसमें कोई भी बैलेंस नहीं बचता है। अब रियलाइजेशन जो अकाउंट है ये क्या होता है, जैसा कि भी बताया कि एसेट्स को बेच करके जो पैसा मिलता है, लायबिलिटीज की पेमेंट करते हैं उससे, और इसी मकसद से बनता है रियलाइजेशन अकाउंट।
सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, जितनी भी रियलाइजेबल एसेट्स हैं उनको बुक वैल्यू पे यहाँ ले आया जाता है। बुक वैल्यू पे यहाँ लाया जाता है कहाँ से, बैलेंस शीट से, क्योंकि बैलेंस शीट में एसेट साइड में जितनी भी रियलाइजेबल एसेट थी, खास यहाँ पे ध्यान रखें केवल रियलाइजेबल, यानी कि ऐसी एसेट जिनको बेच करके पैसा वसूल होता है, उन्हीं को यहाँ पे लाया जाता है, उनको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया जाता है बुक वैल्यू पे। ऐसा करने से सारे एसेट के अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। इसके बाद जितने भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैं, यानी कि जिनकी पेमेंट बाहर की पक्षों को जानी है, जैसे क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, बैंक लोन है, इवन अगर किसी पार्टनर की वाइफ का लोन है या किसी पार्टनर के हस्बैंड का लोन है, तो वो भी थर्ड पार्टी लोन माने जाते हैं और उन सबको यहाँ ट्रांसफर करके ले आया जाता है। ऐसा करने से लायबिलिटी अकाउंट भी क्लोज हो गए। अब ऐसा करने से फर्म के जितने भी एसेट और लायबिलिटीज अकाउंट है वो सब क्लोज हो जाते हैं। अब अगला स्टेप होता है, जितनी भी एसेट है उनको बेचना शुरू करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बाई बैंक। जो पैसा आता है वो एसेट के सामने लिख दिया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना केवल बाई बैंक लिखेंगे, बाई एसेट नहीं लिखेंगे, क्योंकि एसेट सारी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं, अब दोबारा से उनको हम ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जितनी भी लायबिलिटीज उनकी पेमेंट भी करेंगे तो टू बैंक लिखेंगे और जितना एक्चुअल में पे कर रहे हैं उतना लिखेंगे। इसके बाद अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाता है फर्म से तो उस पार्टनर के नाम लिख दी जाती है वो एसेट बाई पार्टनर्स कैपिटल, एसेट टेकन बाई पार्टनर। ठीक वैसे ही अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी को अपने ऊपर ले लेता है कि ये लायबिलिटी की पेमेंट मैं कर दूंगा, तो यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल लिख दिया जाता है, अमाउंट लिख दी जाती है। अगर रियलाइजेशन में कोई एडिशनल खर्च हुए तो उनके लिए टू बैंक अकाउंट लिखा जाता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट। नया कोई अकाउंट नहीं लिखा जाएगा, ध्यान रखें। एसेट और इनको क्लोज करने के बाद बाई बैंक पेमेंट जब इनको पैसा मिलेगा, जब पैसा ये देंगे तो टू बैंक, पार्टनर से एडजस्टमेंट होगा तो बाई पार्टनर कैपिटल या टू पार्टनर कैपिटल। इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बन जाता है। लास्ट में देखते हैं अगर क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट रहता है और प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर डेबिट ज्यादा है तो लॉस होता है और लॉस को भी पार्टनर्स की कैपिटल से ही चार्ज किया जाता है। तो ये इस तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। अब रियलाइजेशन की ये एंट्रीज हैं, इनको केवल आप देख लें, बाद में आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो ये अकाउंट बताया था उसी के हिसाब से ये एंट्रीज सारी की सारी होनी है। ट्रांसफर ऑफ एसेट के केस में कॉमन रूल है, ये सब जर्नल एंट्री के रूल हैं। जब ट्रांसफर करते हैं एसेट को तो सारी एसेट बंद हो जाती हैं, जब एसेट खत्म हो जाती हैं उनको क्लोज करना है तो एसेट को क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन को डेबिट। लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने के लिए लायबिलिटीज को डेबिट कर देंगे, इससे सारी लायबिलिटी क्लोज हो जाएंगी टू रियलाइजेशन। एसेट को सेल करेंगे तो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन। और इसी तरीके से ये एंट्रीज अलग अलग आइटम्स की बनती चली जाएंगी। आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हैं।